बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विटी ऑनर्स कैपिटल। इक्विटी और ऑनर्स कैपिटल बेसिकली अगर इक्विटी को हम लोग सिंपल वे में डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट मेड बाय द बिजनेस ऑनर इज कॉल्ड कैपिटल या इक्विटी। इक्विटी का वर्ड हम लोग कंपनीज में ज्यादातर यूज किया करते हैं। अब यहाँ पर देखें, इक्विटी के ऊपर जो आपका कैपिटल, आप बिजनेस ऑनर जो अपना कैपिटल अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाता है वो बिजनेस की एज सच लायबिलिटी नहीं होता। मतलब वो बिजनेस के ऊपर इस किस्म की ऑब्लिगेशन नहीं है कि बिजनेस वो दोबारा से पे करेगा। ये बिजनेस की ऑब्लिगेशन नहीं होती रहती। जब भी कोई बिजनेस ऑनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाता है तो वो अपनी अमाउंट रिस्क पे डाल रहा है। या तो उससे अच्छा खासा अर्न कर लेगा या वो सारी अमाउंट खत्म हो जाएगी। ये डिपेंड करता है उसकी मैनेजमेंट के ऊपर, उसकी वर्किंग कंडीशंस के ऊपर कि वो किस तरह से काम करता है, उसकी मैनेजमेंट वगैरह कैसी है। अच्छा मैनेज करेगा तो प्रॉफिट्स अर्न करेगा, अपने उस कैपिटल को इंक्रीज करता रहेगा। अगर उसने अच्छी परफॉर्मेंस ना दी तो उसका कैपिटल खत्म होता रहेगा और बिजनेस के ऊपर ये किसी किस्म की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि बिजनेस ये पे करेगा। जब बिजनेस की लायबिलिटी नहीं है तो बिजनेस इसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं पे करता। इसके ऊपर बिजनेस ने किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं करना होता। लेकिन अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की गई है बैंक लोन लेकर, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की गई है बैंक लोन लेकर और वो बैंक लोन बिजनेस के ऑपरेशंस में यूज हो रहा है तो ये बिजनेस की लायबिलिटी है कि उसने ये पे करना है। अब अगर पे करना है वो अपने पास कैपिटल का पार्ट नहीं बनाएगा, ऑब्लिगेशन बन गई है, लायबिलिटी में लिखा जाएगा और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करेगा। क्योंकि लायबिलिटी जैसे बैंक लोन, बैंक वाले हमारे प्रॉफिट के जिम्मेदार नहीं होते। हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हम लॉस में जा रहे हैं, उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं होती। उन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप नहीं की हुई, उन्होंने हमारे साथ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग नहीं रखी हुई, उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है। उन्हें अपने इंटरेस्ट से गर्ज है कि भाई हमें एनुअल बेसिस पे 20% इंटरेस्ट चाहिए। अब चाहे आपको बेनिफिट है या नहीं है, आपने उनकी लायबिलिटी भी पे करनी है, साथ में इंटरेस्ट भी पे करना है। लेकिन बिजनेस ऑनर, उसने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, बिजनेस को 20,000 रुपए का नुकसान हो गया तो उसका कैपिटल 80,000 रुपए का बच जाएगा। वो नुकसान उसकी इन्वेस्टमेंट में से निकल जाएगा। अब दोबारा उसके पास अब 80,000 रुपए आ बचे हैं कि अगर भाई अपना बिजनेस इधर ठप करना चाहते हो तो 80,000 रुपए हैं, ले लो और जाओ। लेकिन अगर मैनेजमेंट अच्छी हो, बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा हो तो वही उसका 1 लाख रुपए, उसके 1,20,000 रुपए भी हो सकते हैं कि अगर उसे प्रॉफिट हो गया है तो उसका वही कैपिटल जो 1 लाख रुपए था वो अब 1 लाख और प्लस प्रॉफिट की अमाउंट 1,20,000 रुपए हो गया। अब उस पे डिपेंड करता है कि वो इसमें से कितनी अमाउंट अपने लिए विड्रॉ करता है या नहीं करता। चाहे तो सारे का सारा 20,000 विड्रॉ कर ले तो दोबारा से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देगा। लेकिन ऐसा बहुत कम सिचुएशंस में होता रहता है कि वो विड्रॉ कम अमाउंट करते हैं और अपने कैपिटल को, अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते रहते हैं। क्या अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया, उसके ऊपर 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, लेकिन उसमें से 10,000 रुपए बिजनेस ओनर ने विड्रॉ कर लिए तो वो उसने विड्रॉ अपने प्रॉफिट्स में से करना है तो दोबारा उसका प्रॉफिट 10,000 रह गया। वो 10,000 रुपए वो विड्रॉ नहीं कर रहा, इसका मतलब कि उसने अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया है। तो 1 लाख रुपया पहले से उसके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद थी, 10,000 रुपए उसने प्रॉफिट वाला उसको दे दिया तो अब उसका जो कैपिटल होगा वो 110,000 बन जाएगा। ऑलराइट, अब यहां पर देखें कि इन्होंने क्या लिखा है, कहते हैं इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट in the assets of the entity after deducting all its, basically जो हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी हुई है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज।
अब इसी में से अगर आप लोगों ने कैपिटल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप कैपिटल के लिए इस इक्वेशन को क्या बनाएंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर आप अपने एसेट्स में से डिडक्ट कर लें अपनी लायबिलिटीज को, तो जो आपके पास रेजिडुअल अमाउंट, बची खुची अमाउंट, आपके पास जो रिमेनिंग आपके एसेट्स बचेंगे वो बेसिकली आपकी इक्विटी के इक्वल हो जाते हैं। कि अगर हम लोग ये कहें, अगर हम लोग ये कहें कि भाई मेरे पास 200 रुपए के एसेट्स हैं लेकिन मुझ पर 60 रुपीज की लायबिलिटीज भी हैं, तो 200 माइनस 60 140 मेरे पास इक्विटी की अमाउंट है। कि अगर आप लोगों को इक्विटी की अमाउंट डायरेक्ट ना बताई गई हो तो आप अपने एसेट्स में से अपनी लायबिलिटीज को माइनस करो, जो रिमेनिंग अमाउंट, जो रेजिडुअल वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास इक्विटी का पार्ट हो जाएगी। इसे हम लोग अपने नेट एसेट्स भी कहते रहते हैं। इक्विटी को हम लोग अपने नेट एसेट्स भी कहते रहते हैं। जब हम लोग अपने तमाम एसेट्स में से अपनी तमाम लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो इस टर्म को बोला जाता है नेट एसेट्स, जो कि इक्वल टू होते हैं हमारे कैपिटल के। ऑल राइट, अब देखें, कहते हैं इक्विटी क्लेम्स और क्लेम्स अगेंस्ट द एंटिटी दैट डू नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ। तो कहते हैं ये जो इक्विटी आपके पास होती रहती है ये बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन की तरफ से एक किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये बिजनेस के ऊपर किसी किस्म की कोई लायबिलिटी नहीं होती कि उसने ये जरूरी है कि पे करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। द एंटिटी हैज नो ऑब्लिगेशन टू पे और डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट टू इट्स शेयर होल्डर्स। अच्छा, कहता है कि ये किसी किस्म की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो पे करे और डिस्ट्रीब्यूट करे इट्स प्रॉफिट टू इट्स शेयर होल्डर, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉफिटेबल कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट इट एज अ गेन द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अच्छा, क्या है, कहते हैं कि भाई बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, अब बिजनेस के ऊपर ये जरूरी नहीं कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट को आपको रिटर्न करे। बिजनेस के ऊपर लाजमी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट वापस करे आपको। दूसरी बात, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न देना भी बिजनेस पर लाजिम नहीं है कि वो उसके ऊपर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करे, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करे। डिविडेंड पेमेंट्स वगैरह आप लोग FAR 1 में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए यहां पर आप देखें प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन टू बिजनेस ओनर, कि अगर बिजनेस ने किसी किस्म का कोई प्रॉफिट अर्न किया है तो वो प्रॉफिट क्या री इन्वेस्ट करे या बिजनेस या उसके जो ऑनर्स ऑफ द बिजनेस हैं उनमें जाके डिस्ट्रीब्यूट करें। तो कहते हैं बिजनेस के ऊपर ये भी कोई मैंडेटरी नहीं है कि प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करे, वो चाहे तो प्रॉफिट्स को भी अपने इस्तेमाल में लेकर आ जाए नेक्स्ट ईयर के लिए। ऑल राइट, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई हो और वो कंपनी फिर आपको भूल जाए और से तक उसने कोई नाम ही नहीं लिया आप लोगों का, वो आपके इन्वेस्टमेंट से जितना प्रॉफिट अर्न कर रही है अपने ही अंदर यूज किए जा रही है और आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, क्या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? तो बस वो आप लोगों का गेन, आप लोगों का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके देती है कि ये लो भाई, जो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे उस 100 रुपए के ऊपर 5 रुपए तुम्हारे हैं। उस 100 रुपए के ऊपर जो हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया उस प्रॉफिट में से 5 रुपए तुम्हारे, इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ेगी। जो प्रॉफिट अर्न किया जाएगा वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के दरमियान, मतलब बिजनेस ओनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो उसका जो जो हिस्सा बनेगा वो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आपको थोड़ी सी तसल्ली हो गई है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिल रहा है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, आप उसमें से इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ नहीं करेंगे। इस वजह से कहते हैं कि ये बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं।
अदरवाइज ये किसी किस्म की कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है बिजनेस के ऊपर कि वो हर साल ऐसा करे। और ये सारी चीजें आप लोग FAR 1 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि हम लोगों ने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना होता है, क्या क्या अमाउंट्स हमारे पास आती हैं, कब करना होता है, ये सारी चीजें आप उधर जाकर देखेंगे। आई होप कि यहां तक की बात आपको समझ आ चुकी होगी। इक्विटी इज ऑफन रेफर टू एज ऑनर कैपिटल इन सोल ट्रेडर बिजनेस। ओके, और पार्टनरशिप में भी इसको पार्टनर्स कैपिटल कह दिया जाता है, लेकिन जब कंपनी पे जाते हैं तो फिर हम लोग इसको इक्विटी कहते हैं। इनकम and investing further capital increases the equity। अब ये बात हमेशा याद रखिएगा, आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। एक बात तो ये कि मैंने बिजनेस में स्टार्ट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, वो कैपिटल मेरा बन गया, फ्यूचर में जाकर मैंने उसमें 40,000 रुपए मजीद इन्वेस्ट कर दिए, तो आप बताएं मेरा कैपिटल कितना हो गया है? 1,40,000 इंक्रीज हो गया है। तो कहता है कि अगर कोई फर्दर कैपिटल आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपकी इक्विटी को इंक्रीज कर देता है। क्लियर? फिर कहते हैं जो बिजनेस की अपनी इनकम होती है वो इनकम भी आपकी इक्विटी को इंक्रीज कर देती है। इनकम से मुराद आपने गुड्स सेल की, क्या आपने गुड्स सेल जो की होंगी 50 रुपए की गुड्स लेकर 30 रुपए में सेल की होंगी? कितना? 50 रुपए की गुड्स लेकर आप लोगों ने 80 रुपए में सेल की होंगी, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो तो 50 रुपए की थी, लेकिन उस 50 रुपीज से आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न कितनी हुई? 80 रुपीज। तो 50 तो आपका अपना आपको वापस हो गया। क्लियर? एक्स्ट्रा अमाउंट 30 वो प्रॉफिट वो दोबारा से आपके कैपिटल का पार्ट बन गया। तो कहते हैं कि जो इनकम आपको होती रहती है ना, वो इनकम भी आपकी इक्विटी को इंक्रीज कर देती है। ऑल राइट? कहते हैं वाइल, जबकि जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं और जो आपकी ड्राइंग्स होती हैं वो आपकी इक्विटी को, तो आपके लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इक्विटी में इंक्रीज डिक्रीज कैसे आता रहता है। देखिए भाई, टोटल आपने 5 चीजें पढ़ी थी। अच्छा, यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं फर्दर कैपिटल और इनकम की अगर बात आए तो फिर इक्विटी ने इंक्रीज हो जाना होता है। एक्सपेंसेस की बात आए या ड्राइंग्स की बात आए तो आपकी इक्विटी डिक्रीज हो जाती है। कि भाई मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ था, उस पर मैंने 10,000 रुपए बिजनेस में से निकाल लिया फॉर माय पर्सनल यूज, तो फिर क्या मेरे पास अभी भी 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड है? नहीं, 90,000 रुपए है, तो इक्विटी डिक्रीज नहीं हो गई। इसी तरह जो एक्सपेंस किया जाता है बिजनेस के लिए, जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, तो आपके एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट्स को डिक्रीज कर रहे होते हैं। आपके एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट्स को डिक्रीज कर रहे होते हैं, तो प्रॉफिट कम होने की सिचुएशन में इक्विटी कम हो जाती है। ऑल राइट? इक्विटी इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज net assets of the business. This is presented by accounting equation equity is equal to assets minus liabilities। तो ये नेट एसेट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इससे रेलिवेंट ये एग्जांपल नंबर 5, तो आई होप कि इस एग्जांपल में आप लोगों को कोई इशू नहीं होने वाला। बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर जाकर आपने ये अमाउंट फाइंड कर लेनी है। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अब इनकम को। इनकम हमारी इक्विटी को इंक्रीज करती है, तो ये देखो ये लिखा हुआ है, और एक्सपेंसेस हमारी इक्विटी को, तो ये देखो ये लिखे हुए हैं। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अब इनकम को समझने के लिए देखें भाई, जब भी इनकम होगी आपके पास पैसे आएंगे या पैसे जाएंगे? आएंगे। पैसे आना तो ऐसा रिसोर्स नहीं है जो आपका एसेट है, तो जब पैसे आएंगे तो क्या आपका एसेट इंक्रीज नहीं हो जाएंगे इनकम की सिचुएशन में? तो इनकम की सिचुएशन में आपके एसेट इंक्रीज हो जाना होता है। ऑल राइट? और जब आप एक्सपेंसेस करते हैं तो कैश का आउटफ्लो होता है या इनफ्लो होता है? आउटफ्लो होता है, तो रिसोर्सेज आपकी तरफ से जाती हैं। तो पहले आपके पास 100 रुपए थे, उसमें से 20 रुपए आपने एक्सपेंस आउट कर दिए, तो अब आपके पास कितने रुपीस रह गए हैं? कम हो गए एसेट। तो एक्सपेंसेस की सिचुएशन में डिक्रीज इन एसेट्स। ये बात क्लियर?
अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं, इनकम अराइजेस फ्रॉम इंक्रीज इन एसेट्स, और अब दूसरी सिचुएशन है हमारे पास डिक्रीज इन लायबिलिटी। किस तरह से, कि भाई मैंने किसी के कोई पैसे देने थे, मैंने किसी के कोई पैसे देने थे और मैंने उसे पैसे नहीं दिए, मैंने उसको गुड्स सेल कर दी है, मैंने उसको गुड्स का सेल करना मेरी इनकम है, गुड्स का सेल करना मेरी इनकम है, लेकिन क्या वो मुझे अब पैसे देगा? नहीं। क्या इसके दूसरा इंपैक्ट क्या जाएगा कि जो मैंने उसके पैसे देने थे वो अब मुझे नहीं देने, तो क्या मेरी लायबिलिटी खत्म नहीं हो गई? तो इनकम की सिचुएशन में हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? एक्सपेंसेस की बात करें, बिजली का बिल हम लोगों ने यूटिलाइज कर दिया, बिजली का बिल, लेकिन अभी तक पे नहीं किया, तो जब तक पे नहीं करूंगा क्या मेरी लायबिलिटी नहीं बन जाएगा? अच्छा, उससे पहले नहीं थी ये मेरी लायबिलिटी, बिजली का बिल आया, मैंने पे नहीं किया, अब ये मेरी लायबिलिटी बन गया, मुझ पे ऑब्लिगेशन आ गई कि मैंने ये बिजली का बिल पे करना है, तो क्या मेरी लायबिलिटी को इंक्रीज नहीं कर देंगे? तो फिर एक्सपेंसेस के लिए हम क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो इनकम एंड एक्सपेंसेस को आप लोगों ने इसी तरह से डिस्टिंग्विश करना है। दोनों में तीन तीन पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने याद रखना। एमसीक्यूज में इन तीनों में से कोई सा एक पॉइंट गलत करता जाता है। सपोज के जैसे एक्सपेंसेस में आ रहे हैं डिक्रीज इन इक्विटी, वो लिख देते हैं इंक्रीज इन इक्विटी। फिर एक ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में अब हमारे पास आ रहे हैं इंक्रीज इन लायबिलिटी, वो लिख देते हैं डिक्रीज इन लायबिलिटी। थर्ड ऑप्शन में एक्सपेंसेस में हमारे पास आ रहे हैं डिक्रीज इन एसेट, वो लिख देते हैं इंक्रीज इन एसेट। बाकी सारी लाइन सेम होती है। और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यही लिखता है, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन, जो कि हमने जाके टिक करना होता है। तो हमने ये वहां पे बैठे हुए आइडेंटिफाई करना होता है कि एक्सपेंसेस की सिचुएशन में क्या है और इनकम की सिचुएशन में क्या है। तो इन तीनों बातों को आप लोगों ने देखना है। इनकम के लिए एसेट्स में इंक्रीज, लायबिलिटीज में डिक्रीज और इक्विटी में इंक्रीज। और एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस की सिचुएशन में एसेट्स में डिक्रीज, लायबिलिटी में इंक्रीज और इक्विटी में डिक्रीज। ऑलराइट, ये बातें अब आपको समझ आ गई। अब आपसे कहते हैं भाई इनकम में आप लोगों ने क्या चीजें शामिल नहीं, कहते हैं इनकम में ये फर्स्ट पॉइंट ये सारा शामिल है, लेकिन अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, अब बात क्या हो गई, उसके ऊपर बात कर दी थी कि इंक्रीज इन इक्विटी। अब क्या इक्विटी में इंक्रीज सिर्फ इनकम की वजह से आता है? और किस वजह से इनकम में इक्विटी में इंक्रीज आ सकता है? अगर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाए, मतलब ऑनर्स की तरफ से अगर किसी किस्म की कोई कंट्रीब्यूशन आए, तो कहता है यार इक्विटी को इंक्रीज वो भी करती है, लेकिन आपने उसको इनकम नहीं कंसीडर करना। राइट, यहां पर उसने अलग से बता दिया कि भाई कहीं ऐसा ना समझ लेना कि हर वो चीज जो आपकी इक्विटी में इंक्रीज लेकर आए वो आपकी इनकम बन जाएगी। कहते हैं ये ना समझ लेना, क्योंकि फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस ओनर वो भी आपकी इक्विटी में इंक्रीज लेकर आएगा, लेकिन वो आपकी इनकम नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? सेकंड पॉइंट ये लिखा हुआ था, कहते हैं मोर कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, आपने इसको इनकम कंसीडर नहीं करना अदर देन, राइट। फिर कहते हैं कि भाई डिक्रीज इन इक्विटी हमने आपको बताया, तो आपने ये ना समझ लेना कि हर वो चीज जो आपकी इक्विटी को कम कर दे वो आपका एक्सपेंस बन जाएगी। तो हमने कहा क्या एग्जांपल है इसकी, कहता है अगर ड्राइंग्स हो जाती हैं, बिजनेस ओनर अगर किसी किस्म का कोई पैसा विड्रॉ कर लेता है तो उससे भी आपकी इक्विटी कम होगी, लेकिन वो आपका एक्सपेंस नहीं है, आपने उनको ड्राइंग्स के तौर पे रिकॉर्ड करना है। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट ये लिखा हुआ था कि एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस का रिजल्ट ये आएगा, लेकिन कहता है अदर देन डिस्ट्रीब्यूशन, ड्राइंग्स और डिविडेंड्स टू ऑनर, कहते हैं इसको शामिल ना करना, कि अगर बिजनेस ऑनर कोई चीज लेके जा रहा है तो वो आपका एक्सपेंस नहीं है, वो ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स भी आपकी इक्विटी को डिक्रीज कर देंगे।
ऑल राइट, नेक्स्ट देखें, कहते हैं इनकम इज यूजुअली क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू एंड अदर आइटम्स ऑफ इनकम। कहते हैं यार इनकम तुम्हारे पास, अब इनकम से मुराद कैश का इनफ्लो, इन शॉर्ट टर्म्स अगर देखा जाए तो कैश का इनफ्लो। कहते हैं ये ना आपके पास दो किस्म की होती है, एक रेवेन्यू नेचर में, मतलब जो आपकी सेल्स होती हैं, जो आपका रेवेन्यू होता है, आपने उसको इनकम कहना है। और दूसरा कहते हैं कि अगर कोर एक्टिविटीज से अगर आपको कोई सी किस्म की कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो आपका रेवेन्यू है। अगर कोर एक्टिविटीज से किसी किस्म की कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो आपका रेवेन्यू है। लेकिन अगर नॉन कोर एक्टिविटी से किसी किस्म की कोई इनकम जनरेट हो रही हो तो वो आपके पास अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड होगी। क्या आपको ये बात समझ आ गई? अब इनके एग्जांपल्स देखें कि भाई रेवेन्यू या सेल्स या मेन इनकम हमारी कौन सी होती है और अदर इनकम कौन सी होती है। सबसे पहले आपने ना अपने बिजनेस को देखना है कि हमारा बिजनेस क्या है। सपोज हमारा बिजनेस है ट्रेडिंग बिजनेस, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, तो उन गुड्स को सेल करके जो मेरे पास अमाउंट आएगी वो मेरी इनकम है, वो मेरा रेवेन्यू है, वो मेरी सेल्स है। लेकिन साथ में मैंने अपने एक फिक्स एसेट को सेल कर दिया, वो फिक्स एसेट मेरे पास 10,000 रुपए का था, अमाउंट्स में इंक्रीज आया तो मैंने उसे 12,000 रुपए में सेल कर दिया, तो 10,000 रुपए का एसेट 12,000 रुपए में जा रहा है, 2,000 की इनकम तो वहां से भी जनरेट हो गई है, अदर इनकम है। ओके, क्योंकि फिक्स एसेट की सेल एंड परचेज मेरी मेन एक्टिविटी नहीं थी। ये ऐसी एक्टिविटी होती है जो कभी कभी आपके बिजनेस में होती है, तो अगर उससे अगर आपको किसी किस्म का कोई बेनिफिट हो जाता है तो आपने उस बेनिफिट को अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं करवाना, रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्डिंग नहीं करनी, आपने अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करना है। दूसरा, भाई बिजनेस के पास अपनी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, भाई अपना हम लोगों ने एक प्लाजा बना रखा है, उसमें डिफरेंट शॉप्स वगैरह हैं पड़ी। वैसे हमारा अपना जो काम है ना वो है गुड्स की सेल एंड परचेज, लेकिन हमारे पास एक ऐसा वेयर हाउस था जो खाली रखा हुआ था, तो साथ वाले ने कहा कि यार खाली रखा हुआ है तो मुझे रेंट पर दे दो। हमने उसको रेंट पर दे दिया, उससे हमें 10,000 रुपए पर मंथ रेंट आ रहा है। अब वो रेंट पर देना हमारी एक्टिविटी नहीं था, हमारा जो फोकस था वो तो गुड्स की सेल एंड परचेज के ऊपर था। तो उधर से जो 10,000 रुपए पर मंथ आ रहे हैं तो कहते हैं इसको रेवेन्यू ना जनरेट करना, अपनी सेल ऑफ गुड्स को अलग रिकॉर्ड करना, और ये जो 10,000 रुपए पर मंथ आ रहे हैं ये तुम्हारी अदर इनकम है। बात क्लियर हो गई? दूसरा, बिजनेस के हम लोगों ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया, बिजनेस से हमने अच्छा खासा ग्रो किया, बिजनेस के पास अपना सरप्लस फंड इकट्ठा हो गया है, काफी सारा पैसा जमा हो गया। अब मैं मजीद बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा या नहीं कर रहा क्योंकि मुल्क की हालात कुछ ऐसे हैं, मईशत ऐसी है कि मैं सारा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा, अदरवाइज रिस्क पे लग जाना है। मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक वाले मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब वो इंटरेस्ट अर्न करना तो मेरी मेन एक्टिविटी नहीं था ना, वो तो मुझे उसमें से एक बेनिफिट मिल रहा है। बेसिकली तो मैंने अपनी अमाउंट को सेव किया है वहां पे जाके, मेरा जो मेन बिजनेस था सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स था, तो वो जो इंटरेस्ट इनकम मुझे मिल रही है वो मेरी अदर इनकम है। क्लियर? तो अदर इनकम और रेवेन्यू में ये फर्क होता रहता है कि आप लोगों ने जो अपनी मेन एक्टिविटी हो, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर, अगर आप सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो आपने अपनी सेल्स को रेवेन्यू के तौर पे जाके लिखना है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई और काम आप कर रहे हैं तो वो आपके अदर इनकम में कंसिडर हो जाएगा। ऑल राइट, आप क्लियर है ये जी? और अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो आपसे कहा गया एक्सपेंसेस अराइजेस इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी। हर बिजनेस को रन करने के लिए और इनकम और उसमें से इनकम जनरेट करने के लिए ना कोई एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। जैसे हम लोग अपनी एग्जांपल लें कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, आप लोगों से फीस ली, हमारा रेवेन्यू है, ये अदर इनकम नहीं है, ये हमारा रेवेन्यू है। अब आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए,
हम उसका बिल भी तो पे करते हैं। बिजली होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, हम उसका बिल भी तो पे करते हैं। मतलब आप लोग फी पे करके आओ जहां पर ना तो हमारे पास इंटरनेट की सहूलियात मौजूद हो, ना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हो, कोई ऐसी सहूलियात ना हो, क्या आप लोग पढ़ोगे हमसे? तो भाई इनकम को जनरेट करने के लिए ये एक्सपेंसेस करना हमारे लिए जरूरी थे। ऑलराइट, तो इसीलिए कोई भी बिजनेस का एक्सपेंस होता है उसकी मेन इनकम को जनरेट करने के लिए वो मैंडेटरी होते हैं कि कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस आप खुद करेंगे तो आपको इनकम जनरेट होनी है। अब देखें सच एज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जैसे सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स के लिए जाऊं, ट्रेडिंग बिजनेस के लिए जाऊं, तो भाई मुझे किसी ने आके कहा, जैसे बुक शॉप है, कि भाई अकाउंटिंग की बुक दे दो, मैं से कहूंगा भाई पैसे जमा करा दो, पहले इधर 500 रुपए की बुक आती है, मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, कल आके मुझसे ले जाना। क्या सही है? या मैं अपने पास पहले से बुक्स अपने पास रखूं, तो पहले जब रखूंगा क्या उनको परचेज नहीं करूंगा? जब परचेज करूंगा क्या उनके ऊपर पैसे नहीं पे करके आऊंगा? तो मेरी कॉस्ट है। भाई पहले मैं उसको 400 रुपए की मार्केट से लेकर आऊंगा, सामने रखूंगा, बच्चा देखेगा अकाउंटिंग पड़ी हुई है, कहेगा अकाउंटिंग बुक दे दो। मतलब आपको भूख लगी हुई है, आप कैफे में गए, कैफे वाले अंकल से कहा कि अंकल जी हमें ना जूस और साथ में ना लेस का एक पैकेट दे दें, और उसके बाद नहीं रखा हुआ, वो कहेगा बेटा 100 रुपये आज जमा करवा दो, कल आके ले लेना। कैसा ही है? तो भाई उसको ये चीजें सेल करने के लिए पहले अपने पास ला के रखो, तो जब ला के रखेगा तो उन गुड्स के ऊपर क्या वो कॉस्ट इनकर नहीं करेगा? क्योंकि जब परचेजेस कर रहे हैं तो कैश का आउटफ्लो, कैश का आउटफ्लो कॉस्ट बन जाता है। ऑल राइट, जब उसके सामने पड़े होंगे ना कि भाई देखो, आप जैसे ही जाते हो शॉप पे और अंकल जी कहें कि हम नहीं बेटा जूस खत्म हो गए हैं, आप क्या फिर उनसे डिमांड करेंगे कि हमें जूस दें? आप या तो वापिस आ जाएंगे, आप वापिस आ गए तो उसने इनकम जनरेट नहीं की, या आप चीज को बदलेंगे कि जूस नहीं है तो कोल्ड ड्रिंक दे दें। ऑल राइट, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट भी तो इनकर कर चुका होगा। अब यहाँ पे देखें, कहते हैं इसी तरह से आप लोग सैलरीज पे करते रहते हैं, आप लोग रेंट पे करते रहते हैं, अदर ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह आप लोग करते हैं, तो ये बिजनेस के एक्सपेंसेस बन जाते हैं। एक्सपेंसेस आल्सो इंक्लूड, और एक्सपेंसेस के अंदर अगर आपको किसी किस्म का कोई लॉस हो जाता है नॉन करंट एसेट्स को सेल करने पर, देखें जब आपको गेन हो गया था 10,000 रुपए का एसेट आपने 12,000 रुपए में ले लिया, 12,000 रुपए में सेल किया, 2,000 का गेन हो गया था प्रॉफिट, वो अदर इनकम में गया था। लेकिन 10,000 रुपए का एसेट 8,000 रुपए में भी तो जा सकता है, तो जब 8,000 रुपए में जाएगा तो 2,000 रुपए का लॉस हो गया है, कहते हैं लॉस एक्सपेंसेस में जाके लिख देना। तो आपके एक्सपेंसेस में ये लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स शामिल होता है। नॉन करंट एसेट कोई भी उसके सेल करने के ऊपर अगर किसी किस्म का कोई लॉस आता है तो वो आपने क्लासिफाई करना है एज एक्सपेंस। ऑल राइट, एंड लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय फायर, और भाई आग लग गई, इन्वेंट्री सारी जल गई, वो भी तो नुकसान है हमारा, अपने एक्सपेंसेस में जाके रिकॉर्ड करो। सैलाब आ गया, सैलाब आने की वजह से सारी इन्वेंट्री खराब हो गई, वो भी तो हमारा नुकसान है, वो भी अपने एक्सपेंसेस में जाके रिकॉर्ड करो। उस साल, जिस साल ये नुकसान हुआ है, जिस साल उधर आग लगी या जिस साल सैलाब आया, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने एक्सपेंसिव का पार्ट बना देना है। एनी इशू? फिर आपको बताया गया कि आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट कौन से होते हैं। बेटा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट आपने हमेशा याद रखनी है कि हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है। सबसे पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास आ रही है वो है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसका फॉर्मेट इसी तरह से होता है कि आपने सबसे पहले बिजनेस नेम लिखना होता है, जो आपको बता दिया जाए आपने वही बिजनेस नेम लिखना है। यहाँ पर ABC एंड कंपनी, जो भी क्वेश्चन के अंदर कहेगा आपने वो बिजनेस नेम लिखना है। फिर आपने वो स्टेटमेंट बतानी होती है कि आप कौन सी स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। हमने कहा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसका नाम लिखें। फिर आपने बताना है कि ये कौन से पीरियड के लिए बनाने जा रहे हो, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के साथ आप हमेशा लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000, मतलब जिस साल की बना रहे हो, जो भी ईयर एंड डेट है क्वेश्चन में आपको बता दी जाएंगे।
जरूरी नहीं 30 जून ही हो, 31 दिसंबर होती है अक्सर, तो 31 दिसंबर लिख देंगे। अगर अप्रैल के एंड पर है तो अप्रैल का एंड लिख देंगे, मार्च का एंड है तो मार्च का एंड लिख देंगे, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसका फाइनेंशियल ईयर एंड, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस आपके ये फाइनेंशियल ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाने के लिए जैसे ही ये फॉर्मेट, ये 3 चीजें लिख ली, उसके बाद आप लोगों ने करेंसी और उस करेंसी की राउंडिंग ऑफ लिखनी होती है। राइट हैंड साइड पे जो कॉलम आता रहता है ये अमाउंट्स का होता है, उसमें सबसे पहले आपने बताएं कि आप कौन सी करेंसी में डील कर रहे हो। हमने कहा हम रुपीज में डील कर रहे हैं, और फिर या तो चाहो यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखो 950,000, 9,50,000, लेकिन हम अपने टाइम को सेव करने के लिए इसमें से 1000 को कॉमन ले लेते हैं कि भाई ऑल अमाउंट्स इन ₹1000, कि इसको 950 रुपए की हमारी सेल्स ना समझना, मैं लिख 950 रहा हूं लेकिन बेसिकली ये 9,50,000 है। इसी तरह से मेरी कॉस्ट ऑफ सेल 750 ना समझना, ये 7,50,000 है, तो वो 30 हम लोगों ने कॉमन लिए हुए और अपनी तमाम अमाउंट्स की राउंडिंग ऑफ की है। तो ये इन थाउजेंड भी हो सकती है, ये इन मिलियंस भी हो सकती है, जो भी हो आपने वही यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले लिखना होता है अपने बिजनेस का रेवेन्यू, मतलब सेल्स, कि आप लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर सेल्स कितनी की, उन सेल्स में से आपने लेस करनी होती है कॉस्ट ऑफ सेल, लेस करनी है इसलिए नेगेटिव टर्म, और अकाउंटिंग में हम लोग माइनस का साइन नहीं यूज करते, हम लोग ब्रैकेट्स यूज करते हैं। नेगेटिव वैल्यू के लिए हम लोग ब्रैकेट्स यूज करते हैं, तो जहां पर ब्रैकेट्स आ जाए समझ लेना कि ये अमाउंट माइनस हो रही है। अब देखिए 950 में से 750 माइनस करें तो आपके पास क्या अमाउंट आ जाती है, ये जो 200 है ना, ये आपके पास आपका ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में आपने अदर इनकम को ऐड करना होता है, जो भी अदर इनकम हो। अब इसने एक एग्जांपल दे दी, गेन ऑन डिस्पोजल, अब ये अदर इनकम है, आपने जाके लिख दिया। इसी तरह आपके पास यहाँ पे होता है रेंटल इनकम, यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट इनकम, यहाँ पे आके लिख देते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में आपने उन तमाम अदर इनकम को जाके ऐड कर लेना है। उसके बाद ये जो भी आपके पास अमाउंट आए इसमें से आपने अपने तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करना होता है। अब कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं आपने साथ साथ लिखते जाने। इसने 3-4 एग्जांपल दे दी, क्वेश्चन के मुताबिक आप लोगों ने देखना है कि आपके पास एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। तो जो जो आपके, और जो ना हो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो एक्सपेंसेस आपके पास आ जाए आपने वो एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख देने हैं। फिर यहाँ पे गौर से देखें, आपने ना एक बॉक्स बनाया हुआ है एक्सपेंसेस के दरमियान, इस बॉक्स का टोटल करना है, मतलब जहां से हमें ये भी पता चल जाए कि हमारे टोटल एक्सपेंस कितने हैं। तो हमारे टोटल एक्सपेंस कितने हैं 230 के, एक्सपेंसेस माइनस होते रहते हैं इसीलिए ब्रैकेट्स में लिखे गए हैं। आपने अपनी इस अमाउंट में से ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम, इस अमाउंट में से अपने एक्सपेंसेस को लेस करना है, और जो अमाउंट आपके पास आएगी इसे कहा जाता है नेट प्रॉफिट, और ये स्टेटमेंट कहलाती रहती है स्टेटमेंट ऑफ, आप लोगों ने इसे कहना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट और अकाउंट दोनों ना लिख देना, मैं ये ना कह देना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ये बात गलत हो गई है। अकाउंट एक और चीज है, स्टेटमेंट एक और चीज है। तो आपने कहना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ओके, स्टेटमेंट या अकाउंट में से कोई सा एक वर्ड यूज करना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, क्लियर, या फिर इनकम स्टेटमेंट, क्लियर। हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का वर्ड इसके लिए यूज नहीं करेंगे, हालांकि चीज एक ही होती है। ये हम लोग जाके यूज करेंगे FR1 के अंदर।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के फॉर्मेट्स को देखेंगे और चैप्टर नंबर 1 हम लोग कंप्लीट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।